नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं वाजपेयी सरकार की कान, आंख और जुबान माने जाने वाले प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन की अहमियत का अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि उनके पास एक तरफ तो एक भारी भरकम आर्थिक मंत्रालय है और दूसरी तरफ संसदीय कार्य जैसा अहम राजनीतिक महकमा भी। 13 दिसंबर के हमले के बाद सरकार की रणनीति क्या होगी, आइए इस पर करते हैं प्रमोद महाजन से सीधी बात। प्रमोद जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि संसद के बाहर तो आप एक बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और संसद के अंदर आप लगभग फेल। क्या ये सच है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपने कितनी सेंचुरी स्कोर की हैं संसद के अंदर? मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि खुद के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने खुद सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देना आपके जरूरी है। टेन्योर में 177 के लगभग बिल आए, जो मैंने साइट से डाउनलोड किए हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो आपकी साइट पर है उसमें से केवल 60 दोनों हाउसेज में पास हुए, बाकी नहीं हुए। इसमें कोई बहुत, मेरे दृष्टि से आप जब किसी भी मंत्री की तुलना करते हैं तो अगर आप वो आंकड़े देते कि इसलिए पहले वर्षों में जब संसदीय भिन्न भिन्न कार्य मंत्री थे उनका प्रतिशत क्या रहा, तब लगता है मुझे इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। पहली बात तो हम ये समझ लें कि 21वीं शताब्दी के शुरुआत में उतना विधायी कार्य नहीं होता जो 1950-55 में होता था। अभी पार्लियामेंट्री रिलेवेंट होती जा रही है, आपको लगता नहीं, है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। 50 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें अपने देश के लिए अनगिनत नए कानून बनाने चाहिए थे, और इसलिए अगर आप पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा अगर देखें तो कानून बनाने का काम लगभग 50% था। संसदीय कार्य मंत्री का सफलता का मानदंड क्या है आपके हिसाब से? मेरे दृष्टि से संसदीय कार्य मंत्रालय के सफलता केवल विधेयक पारित करना है नहीं। मैं ये मानता हूं कि पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं इस कार्य को निभा रहा हूं, और इस 2 वर्ष में अगर मैं सरकार पर किसी प्रकार की भी आपत्ति नहीं आते हुए विपक्ष और सरकार पक्ष के साथ छोटे मोटे समझौते करके अगर संसद को चलाने में सफल हुआ हूं तो इस 2 सालों में बहुत सारे मुद्दे आए जिसपे आप डिफेंसिव पे रहे हैं, आपको कहीं बोलने भी नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा जो है इंटरप्शन आपके टेन्योर में हुई है। बिल्कुल नहीं हुए। संसद में कौन से मुद्दे आए इसका निर्धारण एक मंत्री को नहीं बोलने दिया पूरे हाउस। यही मैं कह रहा हूं कि संसद में कौन से मुद्दे आए इसका निर्धारण तो कोई भी संसदीय कार्य मंत्री नहीं कर सकता। संसदीय कार्य मंत्री का तो काम संसद आरंभ होने पर शुरू होता है, और इसलिए विपक्ष की ओर से, भले हम सत्ता पक्ष में हम जब थे नहीं तब भी, विपक्ष की ओर से तो निश्चित इस प्रकार के मुद्दे आएंगे। तो प्रभु जी, आप तो जोड़ तोड़ बहुत करते हैं, राजनीति में बाहर करते रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, तो पार्लियामेंट में जोड़ तोड़ ऑपोजिशन के अंदर नहीं कर पाए? जो कि आपने ठीक कहा ना, संसदीय कार्य मंत्री का ये भी काम है कि ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर के चलना। मुझे तो लगता है कि मैं विपक्ष को साथ लेकर चलता हूं, और मुझे लगता है कि इस बार तो आपका पहले ही 2 दिन पहले ही सेशन खत्म वो भी विपक्ष को साथ लेकर ही किया। मतलब विपक्ष ने कहा मत संसद चलाइए, तो आपने मान लिया? ना, विपक्ष ने नहीं कहा। आपने कहा कि हम नहीं चलाएंगे? या नहीं, मैंने कहा ये नहीं कहूंगा मैंने नहीं चलाएंगे। हमने ये कहा कि 13 दिसंबर के बाद सरकार की जो कृति योजना बनने की संभावना है, अगर उस संभावना को देखें तो संसद का अधिवेशन शांति और एकता में समापन। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में एक मंत्री को नहीं बोलने दिया गया पहली बार। ये आपकी विक्ट्री है या आपकी डिफीट है? ना सर, मुझे लगता है फिर तो आप हिंदुस्तान की संसद का इतिहासी एक मंत्री को क्या, यहाँ तो प्रधानमंत्री को भी घंटों भर दिनों दिन बोलने नहीं दिया। नहीं, वो तो इंटरप्शन इसमें आ कि इसको हम इसको सुनेंगे नहीं, क्वेश्चन विड्रॉ कर लेंगे। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ क्वेश्चन विड्रॉ तो किसी ने किया नहीं ना, क्वेश्चन विड्रॉ करने की कोई पद्धति होती है। क्वेश्चन विड्रॉ करने की कोई नहीं, जब क्वेश्चन पूछेगा नहीं सवाल तो विड्रॉल ही होगा ना? नहीं, विड्रॉल तो नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे इसमें कौन सी बहादुरी समझ में नहीं आती कि कोई खड़े होकर कहे कि मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहता, और एक सदस्य कहे, और उसमें अब संसदीय कार्य मंत्री इसमें क्या करेगा? और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये तो न कांग्रेस की रणनीति थी न समाजवादी पार्टी की, ये तो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य का अपना इकलौता निर्णय था। ये कोई विपक्ष की साझा नीति थी नहीं। अब आप मैं उदाहरण दूं, आपने जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिया। ये जॉर्ज फर्नांडिस अभी रक्षा मंत्री हैं। अभी कांग्रेस वालों ने कहा कि हम तो इनके संसदीय सलाहकार समिति में नहीं जाएंगे। यही लोग जॉर्ज फर्नांडिस को दोबारा मंत्री बनाने के बाद जो सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसमें सबके सब उपस्थित थे।
सबने सुझाव दिए, तब उनको जॉर्ज फर्नांडिस को मंत्री मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब सेशन आया तब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने रणनीति बदली। अब मैं ये नहीं समझता कि कोई संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। फ्लोर मैनेजमेंट का सवाल तो उठता ना इसके अंदर कि आपके जो फ्लोर मैनेजमेंट है कि मंत्री को आप नहीं बुलवा पाए सारे सेशन के अंदर। नहीं, मुझे लगता है फिर आपका विश्लेषण में सोचना गलत है मेरा। नहीं, मैं सोचना तो नहीं कहूँगा, सोचना नहीं, विश्लेषण में दोनों तरफ देखना है। जैसे मैंने कहा, अगर इस हिसाब से कहें तो सुखराम जी के लिए 14 दिन संसद नहीं चली थी, तो तब तो इस हिसाब से बोफोर्स बोफोर्स के लिए भी नहीं चली थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब इस प्रकार के विषय आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि विपक्ष को अगर विषय में उलगता है तो इस प्रकार के तो प्रसंग बहुत आते हैं। अगर इन प्रसंगों को कोई किसी संसदीय कार्य मंत्री की सफलता विफलता में गिने तो हिंदुस्तान में कोई सफल संसदीय कार्य मंत्री कभी होगा ही नहीं, क्योंकि संसद का कोई अधिवेशन 13 लोकसभाएं आज तक हुई है शांति से, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी नहीं मुझे अभी आपने फैसला किया कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मीटिंग हुई थी उसमें कि 120 दिन या 100 दिन के करीब सेशन चलेगा, जहां तो आप 2 दिन पहले से इसका संसद जब आप कह रहे हैं कि उतने लेजिस्लेटिव कार्य नहीं होता तो 120 दिन अगर सेशन चलने लग गया तो कहां से काम करेंगे? मैं आपको ये कहूं कि आप अगर पिछले 10 वर्षों का, मैं उसके पहले का तो नहीं कह सकता, अगर आप पिछले 10 वर्षों के संसद के कामकाज के दिन गिने तो मेरे मंत्री काल में हम संसद के कार्यकाज के दिन हमने बढ़ाए हैं, कभी घटाए नहीं। इतना ही नहीं, अगर काम कम हुआ पर नहीं, देखिए काम तो मैंने कहा काम मेरे हाथ में नहीं रहता है, काम विपक्ष, अगर विपक्ष काम करने ना दें और विपक्ष अगर वेल में आके चिल्लाए तो मैं दिन बढ़ा सकता हूं। अब मैं दिन बढ़ाते जाऊं और वो घटाते जाएं तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? मैं आपको एक उदाहरण दूं, मई में जब अधिवेशन हुआ तो चुनाव के कारण आपको याद होगा कि 8-10 दिन पहले अधिवेशन जल्दी समाप्त करने का निर्णय हुआ था, और वो 8-10 दिन जो उस सेशन के कम थे, मैंने वर्षाकालीन सत्र को 10 दिन ज्यादा करके वो दिन देने के प्रयास किए। इसलिए मेरी ओर से तो मैं संसद की गरिमा बरकरार रखने के लिए जितने ज्यादा दिन हो मैं देता हूं, लेकिन अगर विपक्ष चलने नहीं देगा तो वो लोग फैसला करेंगे। विपक्ष न चलने दे, आपकी जिम्मेवारी है सरकार। मैं एक बार सवाल पर, अब देखा ये जा रहा है कि पिछले दिनों से डिसरप्शन ज्यादा हो रही है और एमपी आते हैं, दस्तखत करके चले जाते हैं, वर्कर्स के ऊपर नो वर्क नो पे होता है। क्या आपके ऊपर नहीं लागू होना चाहिए कि जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन संसद को वहां भत्ता नहीं मिला? देखिए, अगर संसद के किसी सांसद के काम की परिभाषा निश्चित रूप से की जाए और उसको किसी वर्कर के साथ जोड़ा जाए तो फिर तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। लेकिन संसद के कार्य की परिभाषा में सांसद का कार्य 11 से 6 बजे तक वहां बैठना है। एक बार अगर संसद, आपका मतलब संसद वालों का कार्य तो वही है, वर्कर बाहर नारे लगाते हैं, ये लोग अंदर नारे लगाते हैं। नहीं, मैं समझता हूं फिर आप विषय को बदल रहे हैं। एक आदमी किसी इसमें क्लरिकल जॉब में चला जाता है, अब जो क्लरिकल जॉब में चला जाता है तो 10 से 6 करता है। मैं नहीं समझता कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला 11 बजे से 6 बजे तक बैठे उसको काम गिनते हैं। मैं तो समझता हूं कि संसद का काम संसद के अंदर होता है, संसद के बाहर होता है, जनता से मिलने में होता है। इसलिए संसद, और ये कोई आप अपने देश की नहीं, दुनिया भर में मैं नहीं समझता कि किसी भी संसद में वो कितने घंटे बैठते हैं। इंटरप्शन होते हैं कि दुनिया में किसी मैंने सुना नहीं है, क्योंकि मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं, मैं तो खैर, मतलब आपको लगता है सांसद का काम सिर्फ यही है कि नारेबाजी करना और चले जाना घर? देखिए, फिर आपके शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, सवाल नहीं, मेरे दृष्टि से तो है नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि संसदीय कार्य शांति से होना चाहिए, संसदीय कार्य में बहस होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, बहस कम होती चली जा रही है आज। नहीं, सत्ता पक्ष की ओर से, देखिए मैं तो सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रहा हूं, मैं विपक्ष की भूमिका को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं, देखिए, रास्ते में चलते समय लेफ्ट से गाड़ी चलाए और सावधानी से चलाए, ये तो आप कर सकते हैं। सामने वाला अगर गाड़ी दूसरी साइड में लाए और आपसे टकराव करें तो उसकी जिम्मेदारी भी आप मुझ पर डालेंगे तो मुझे आप बड़े सेटिस्फाइड लगते हैं अपने काम से, लगता है। मैं अगर विपक्ष कोई चर्चा की मांग करे और उस चर्चा को मैं स्वीकार न करूं और उसके कारण संसद बंद पड़े तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन विपक्ष अगर चर्चा की मांग ना करे और विपक्ष किसी भी बिना मांग के अगर अड़ा रहे तो उसको तो मैं मुझे लगता है कि आप अपने कार्य से बड़े संतुष्ट लगते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके बाद हम भारतीय सुरक्षा और संसद की सुरक्षा और आपकी जो राजनीति आजकल की है इसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी। प्रमोद जी, आप बताइए, संसद में इतना बड़ा हमला हो गया, उसके बाद सारे एमपी इकट्ठे होकर फैसला किया कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है कि देश की भावना ये है कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए कि नहीं? देखिए, देश भावनात्मक रूप से
तो ज़रूर इस बात को मानता है कि संसद पर हमला, ये हम मानते हैं कि ऊंट की पीठ पर जो आखिरी तिनका होता है उस प्रकार है। और इसलिए साधारण रूप से जनता की भावना निश्चित रूप से ये है कि क्योंकि इस आतंकवादियों की सारी कार्रवाइयों के पीछे पाकिस्तान है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो पप्पू जी कुछ समझ नहीं आता। सुबह आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति से ना जाते हैं, शाम तक उन्होंने कहा कि अंतिम लड़ाई जारी रहेगी। आप पंचों इसमें फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन लगता है सरकार में कि आरएसएस के लोगों ने कहा कि पीओके पे अटैक कर देना चाहती है, और आप तो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। देखिए, संघ ने या संघ के किसी एक पदाधिकारी ने क्या कहा वो तो अपनी जगह है, उसका महत्व है, सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन मैं जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि सरकार किसी कश्मकश में नहीं है, सरकार किसी दुविधा में नहीं है। सरकार एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत काम कर रही है, क्योंकि सरकार का इरादा पक्का है कि इस बार जो आतंकवादियों का हमला हुआ है उसका ढंग से और आखिरी क्षण तक मुकाबला करना है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या इसका अर्थ आप 17 तारीख को क्या करोगे, 16 को क्या करोगे, पूंछ में क्या करोगे, राजौरी में क्या करोगे, वो तो जाहिर है, आप हमें बता नहीं सकते रणनीति आपकी क्या होने वाली है। नहीं, मैं तो आगे जाके ये अंतिम निर्णय होगा आपका, जो भी कुछ करेंगे। देखिए, मैं इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे दृष्टि से संसद पर हमला, ये मैं मानता हूं कि संयम का बांध टूटने का आखिरी मुद्दा था। और इसलिए जितनी जानकारी मुझे है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि सरकार का इरादा इस बार निश्चित रूप से आतंकवादियों की लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाना। तो देश के अंदर भी आप जैसे लोग फोटो को आपको कुछ नहीं करने दिया, उन्होंने क्या लगता है कि इस तरह के कानून भी आप बनाएंगे देश के अंदर भी इतना? देखिए, जहां तक फोटो का मुद्दा है, हम कानून बना चुके हैं, वो कानून दोबारा इशू लागू है। और मैं ये समझता हूं कि शायद इसी सप्ताह के अंतर्गत जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत बहुत कार्रवाई हो चुकी है, और इसलिए 31 दिसंबर के पूर्व इसको फिर से अध्यादेश का रूप दिया जाएगा। और उसको बिल तो पास कराना ही होगा, तो हाउस में आप जाएंगे। देखिए, अगला सत्र तो मेरे लिए बहुत लंबा सत्र है, क्योंकि अगला सत्र 18 फरवरी के आसपास शुरू होगा, जो मई तक चलेगा। तो और इसलिए भी बहुत दिन है, और इसलिए उचित समय पर इसको हम पारित करने की कोशिश तो राज्यसभा अगर नहीं गई तो जॉइंट सेशन की कोशिश करेंगे आप? देखिए, इसका फैसला अंतिम तो प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो सरकार दोबारा पोटो का अध्यादेश जारी करेगी, वो इसको पारित करने के लिए अगर आवश्यक हो तो संयुक्त अधिवेशन में भी निश्चित रूप से जाएगी। अगर संयुक्त अधिवेशन में अगर नहीं जाना होता तो फिर पोटो के अध्यादेश को दोबारा पारित करने का कोई अर्थ नहीं। तब आप जोड़ तोड़ पूरी तरह से कर लेंगे? आपकी मेजॉरिटी जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है, आपकी मेजॉरिटी है दोनों हाउस में। दोनों संयुक्त अधिवेशन जब भी होगा तब सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, और इसलिए मुझे उसमें किसी जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं लगती। तो ये तो आप डोमेस्टिक फ्रंट पे करेंगे। एक्सटर्नल फ्रंट में जैसे अमेरिका अभी तक आपको कह रहा है कि आप संयम रखिए, तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है आपके ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है, मुझे तो लगता है कि 13 दिसंबर की घटना के बाद अगर आप अमेरिका की प्रतिक्रिया देखें, हम जब दूसरे किसी देश की प्रतिक्रिया देखते हैं तो उसके हर वाक्य हमारे अनुकूल हो, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। हर देश अपनी राजनीति से चलता है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि केवल लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, उसके बारे में अमेरिका के अध्यक्ष का वक्तव्य इतना ही नहीं कि पाकिस्तान को, भले वो झूठ मूठ की कार्रवाई हो, लेकिन उसके अध्यक्ष को किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई करना पड़ना। पकड़ा किसी को नहीं, $150 वाला अकाउंट बंद कर दिया। देखिए, इसलिए मैंने आप कहने के पहले मैंने कहा कि भले झूठ मूठ की दिखावे की कार्रवाई करनी पड़नी हो, लेकिन आज तक तो पाकिस्तान तो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का संगठन है, भले उसके $150 हो या $2 हो, आज तक तो कुछ नहीं मानते थे। और इसलिए मैं समझता हूं कि पहली बार औपचारिकता की उन्होंने, कोई जो भी हो औपचारिकता तो की है, लेकिन हम उससे कोई समाधान ही नहीं है। हम खुद जानते हैं, इसके प्रमाण पत्र दे चुके हैं। और इसलिए देखिए, अमेरिका या पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे साथ हो, ये हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है। लेकिन क्या उम्मीद है? आतंकवाद नहीं, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हम जो लड़ेंगे वो हम कोई अमेरिका के या किसी और देश के आधार पे न लड़ना चाहते हैं, न लड़ सकते हैं। हमें लड़ाई अपनी लड़नी होगी। लेकिन आज 21वीं सदी में जब आप कोई भी लड़ाई लड़ते हो तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपके साथ हो, अच्छा हो। पाकिस्तान से क्या उम्मीद करते हैं कि जिसकी वजह से लड़ाई टल जाए? देखिए, क्या 1, 2, 3 चीजें आप बताइए। 1, 2, 3 बहुत आसान है। देखिए, पाकिस्तान से उम्मीद हम क्या करते हैं?
जैसे आपने देखा होगा अजहर मसूद से लेके दाऊद तक पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने यहाँ आतंकवाद छेड़ा है, ये सारे पाकिस्तान में रहते हैं। ये सूर्य प्रकाश के जैसा सत्य है। अगर पाकिस्तान इनको पकड़ के हमारे हवाले करें, ये सूत्र हो सकता है। दाऊद आप कह रहे हैं? मैंने कहा ना कि अजहर मोहम्मद से लेके दाऊद तक बहुत बड़ी सूची है, उसको हम कर सकते हैं। आपने दी सूची उनको कि इनको वापस नहीं, अभी बताया है, अभी इस समय उनको बताया कि ये सारे लोग आपके हैं। दूसरा मांगा नहीं है, नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि मांगा है। संसद में जब गृह मंत्री का वक्तव्य है तो और कोई चिट्ठी देके थोड़ा ही मांगना है। दूसरा पाकिस्तान के साथ हमने कहा है कि आप हमारे से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी करिए, वो करने के लिए तैयार नहीं। वो संगठन पर जो कानून के अंतर्गत केवल खाते सील करके नहीं होगा। तो नहीं दिया आपने उनको कोई? नहीं, इससे और जो लाशें गए वो पाकिस्तानी हैं, उनके जो फोन हुए हैं उसके नंबर्स, जहां फोन किए गए, ये सारी बातों के सिवा और कौन सा सबूत है? सुना पाकिस्तानियों के फोन करना पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान नागरिक हो गए। देखिए मैं पाकिस्तान नहीं, वो तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, और पाकिस्तान को फोन करना पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। लेकिन अगर मैं एक प्रश्न कभी पाकिस्तान से पूछ लूं कि कराची में दुर्भाग्य से कोई घटना हो जाए और उसको हिंदुस्तान में 10 बार उसने फोन किया हो, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? आपका कहना है कि इन 3-4 लोगों के जिनके नाम अगर प्रमाण पत्र की बात हो तो मैं समझता हूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो कार्रवाई की, अभी तक तो कोई बिन लादेन का लेटर थोड़ा ही होता है। और प्रभु जी, प्रमाण पत्र का अर्थ ये नहीं होता। देखिए प्रमाण पत्र अफगानिस्तानी और अमेरिका नहीं है, ये तो बात सच है ना? नहीं, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। और मैं ये आपको कहूं कि आज अगर कोई ये अपेक्षा करे कि ये 5 आतंकवादी कोई मुशर्रफ से आज्ञा ले रहे हैं, इसका कोई रिटर्न प्रूफ दें, तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं होता। हम इसे अगर ये 3-4 नाम दिया आपने, अगर इन 3-4 लोगों को आपको नहीं सौंपा जाता तो इसके बाद आखिरी लड़ाई शुरू? नहीं, देखिए मैं अभी लड़ाई उड़ाई का शब्द का उपयोग नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि लड़ाइयां ऐसे घोषित होके और अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति नहीं होती। प्रमोद जी, वैसे आप जो भाषा बोल रहे हैं तो संघ की भाषा बोल रहे हैं, संघ की तरफ, पर आपका संघ से थोड़ा मनमुटाव बना हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी थोड़े हटके सरकार की तरफ ज्यादा बने हुए हैं। देखिए मुझे तो पार्टी से थोड़े हटे हुए हैं। मुझे संघ से मनमुटाव क्या होता है ये शब्द समझ में ही नहीं आता। मेरे दृष्टि से मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, ये स्वयंसेवक होना मेरा अधिकार है, और संघ के दूसरे किसी अधिकारी को यह अधिकार छीनने का मुद्दा प्रश्न नहीं होता। कहा जाता नहीं, आप तो अडवाणी के सारथी थे और आजकल वाजपेयी जी के तोपची बने हुए हैं आप। नहीं, देखिए मैं पत्रकार किस प्रकार उसको इंटरप्रीट करे वो उनका काम है, मैं उसमें तो नहीं जाता। लेकिन मेरे दृष्टि से मैं तो हमेशा कहते आया हूं कि अटल जी हो, अडवाणी जी हो, जैसे किसी बच्चे को ये पूछा जाए किसके नजदीक है, अडवाणी जी के? जैसे मैंने कहा ना, ये तो प्रश्न ऐसा हुआ जैसे किसी बच्चे को पूछा जाए कि तेरे को माँ ज्यादा पसंद है या बाप। इसमें हर बच्चे को थोड़ी प्रेफरेंस होती है। नहीं, मैं नहीं मानता इसकी प्रेफरेंस होती है, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं। आपके बच्चे भी कई बार आपकी पत्नी से ज्यादा जुड़े होंगे? नहीं, वो तो किसी गुण पे रहते हैं, ये कोई जुड़े नहीं रहते हैं, 100% जुड़े नहीं रहते हैं। अब जैसे कोई अडवाणी जी की विश्लेषण की ताकत आप सीखना चाहते हैं, अटल जी की वक्तृत्व कला आप सीखना चाहते हैं, अटल जी पूरे देश का जो कैनवास है वो समझने की उनकी ताकत है, वो आप सीखना चाहते हैं। अडवाणी जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी, दोनों की पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग है, ये मानना ही मैं समझता हूं गलती है। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनकी राजनीतिक फिलॉसफी अलग है, अगर ये मैं मानना शुरू हूं, तो आपका प्रश्न तो ऐसा ही है कि आपने पत्नी को मारना कब से छोड़ा? प्रमोद जी, वैसे ठीक है, आपको एक नाम दिया जाता है ना कि प्रमोद महाजन नहीं, आप प्रमोट महाजन हैं। आप प्रमोट करते हैं हर किस्म की चीजों को। एक इमेज बन गई थी आपकी पहले कि आप फिक्सर हैं, फंड कलेक्टर हैं। आजकल आप फंड कलेक्शन का काम शायद नहीं करते। नहीं, क्या कारण है उसका? नहीं, कारण कुछ नहीं है। जैसे आपने ही प्रमोटर है कि नहीं आप? प्रमोट नहीं, प्रमोट तो शब्द पता नहीं किस यूज में यूज किया जाता है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि 1998 के बाद जो पार्टी के लिए धन लगता है लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन उठानों के बाद न पार्टी ने मुझ पर इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी ली है, न मैंने इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी ली है। और इसलिए पिछले 3 वर्षों से पार्टी के लिए जो संसाधन जुटाना पड़ते हैं वो काम पार्टी के लोग करते हैं। मैं सरकार में हूं, मुझे सरकार के चलाने का जो दायित्व मिला है मैं उतना करता हूं। इसलिए जो करते हैं वो गलत करते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ये काम मैं इसलिए नहीं करता कि मुझ पर वो दायित्व। प्रमोद जी, आपके पिछले कुछ सालों में काफी दायित्व बदले हैं, काफी जिम्मेवारियां बदली हैं। अगली जिम्मेवारी आपको कौन क्या देगा ये तो हम देखते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।